सो लेट्स स्टार्ट विद एरिल हैलाइड। चलिए हम बात कर रहे हैं अब एरिल हैलाइड की, जिसे हम हेलोबेंजीन भी कह रहे हैं। तो लेट्स सी हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन और एराइल हैलाइड, ठीक है, एक ही बात है। एराइल हैलाइड कह लें या हेलोबेंजीन कह लें, ठीक है। तो आई थिंक इसका नोमेनक्लेचर तो हमने देख लिया था एराइल हैलाइड का, और हम स्टार्ट करेंगे इसे प्रिपरेशन मेथड से कि इनकी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर बात करेंगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनके प्रिपरेशन मेथड के बारे में कि हाउ कैन वी प्रिपेयर एराइल हैलाइड, ठीक है। तो हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो देखिए एराइल हैलाइड का जो प्रिपरेशन का सबसे पहला मेथड है दैट इज हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन में हम यहां बात करेंगे क्लोरीनेशन की, सपोज क्लोरीनेशन। तो इसमें भी सेम वही है जो अपन ने बताया था कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन इस तरह से होता है। फ्लोरीनेशन क्योंकि एक्सप्लोजिव होता है जैसा हमने पढ़ा था, ठीक है, या आयोडीनेशन में रिवर्सिबिलिटी होती है, इसमें भी रिवर्सिबिलिटी होती है। फ्लोरीनेशन एक्सप्लोजिव होता है, तो इसकी जो सबसे मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हम यहां पर बात करेंगे क्लोरीनेशन के बारे में। तो देखिए क्लोरीनेशन जब आप कराते हैं तो ध्यान रखिए बेटा, क्लोरीनेशन में आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, ये भी एनहाइड्रस होना चाहिए। ध्यान रखें लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं कराते हैं, लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि अगर आप लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो डेफिनेटली यहां पर क्या होने वाला है, लाइट की प्रेजेंस में जितने भी हाइड्रोजन है यहां पर सबका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हैलोजन से, हर जगह हैलोजन जुड़ जाएगा, हर कार्बन पर हैलोजन जुड़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन डार्कनेस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपन इस तरह से कराते हैं। तो यहां पर जब आप कराएंगे तो आपके पास केवल मोनो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, यानी एक Cl ही यहां पर हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ पाएगा, और जो एक Cl H के साथ कंबाइन होगा वो HCl की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl की फॉर्म में रिलीज हो गया है, और दूसरा Cl यहां उस वैलेंसी पर आकर के कंबाइन हो गया है। तो आपके पास था बेंजीन, बेंजीन से बन गया आपके पास क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया है। ओके, अब अगर मान लीजिए आपको क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन कराना है, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन, इसको समझे आप। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है जिसमें ऑलरेडी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं। तो समझना बेटा यहां पर क्या होता है कि यही रिएक्शन अगर मैं AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहा हूं, ठीक है, एनहाइड्रस जो लुईस एसिड की तरह काम करता है, एनहाइड्रस लुईस एसिड है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक चीज समझे बहुत ध्यान से कि ये जो Cl होता है इसके पास लोन पेयर होते हैं तीन लोन पेयर होते हैं, और जब इसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है, इसमें जब रेजोनेंस होता है उस रेजोनेंस की वजह से, आपको मैंने रेजोनेंस बताया था स्ट्रक्चर, उस रेजोनेंस की वजह से इस ऑर्थो पोजीशन पर और इस पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जो रिएक्शन है ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहां जो Cl है ये दो तरह के होते हैं, इसमें एक Cl तो होता है नेगेटिव और दूसरा Cl होता है पार्शियली पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला रहता है, पॉजिटिव को इसके पास ले लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि Cl में जब रिपल्शन होगा तो इसका Cl दूर जाएगा। तो यहां पर आप देखिए ये जो Cl पॉजिटिव है ये कहां पर अटैक करेगा, ठीक है, तो यहां पर इस पर ऑर्थो और पैरा पर अटैक कर सकता है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ऑर्थो और पैरा दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो पर भी Cl जुड़ जाता है और पैरा पर भी Cl जुड़ जाता है, ठीक है, ऑर्थो पर भी Cl जुड़ जाएगा, पैरा पर भी Cl जुड़ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना है इसे तो आप कह रहे हैं ऑर्थो डाइक्लोरो बोलेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो गई है। और यहां जो फॉर्मेशन हुई है दैट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में से ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इन दोनों में से ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, ठीक, कंटिन्यू कर रहे हैं, यस।
तो अब हम बात कर रहे थे इसमें कि आपके पास में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। तो हमने कहा कि बेटा जो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, इस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है आपके पास में, ठीक है। और ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट होता है, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसका रीजन कई बार पूछ लिया जाता है कि ये प्रोडक्ट आपके पास मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में क्यों बनता है। तो ध्यान रखना, इसका रीजन है बेटा कि ये जो होता है ये सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल। और जो सिमेट्रिकल होता है वो आपके पास में लैटिस में सबसे ज्यादा एकोमोडेट होता है। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से ये आपको लैटिस के अंदर या अपने उसमें शेप के अंदर ज्यादा एकोमोडेट होंगे। जैसे एक सिंपल सी बात बताएं कि एक तो आप मान लो इस तरह करके खड़े हुए हो और एक आप सीधे खड़े हो, तो जैसा हमें पता है कि इस तरह जो है जो ज्यादा सिमेट्रिकल है वो ज्यादा एकोमोडेट होंगे किसी भी जगह पर। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से इनकी जो प्रोडक्शन होती है जो मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है और ये माइनर प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखें आप, ठीक है। मेन रीजन इसमें सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस सिमेट्रिकल रीजन इसका ध्यान रखें। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यही क्लोरीनेशन अगर मैं टोलुइन पर कराता हूं तो वहां दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो लाइट की प्रेजेंस में और एक लाइट की एब्सेंस में, ठीक है। एक बार वो क्लोरीनेशन अपन टोलुइन का और देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। तो ये देखते हैं अपन एक बार कि क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन, क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन, टोलुइन का क्लोरीनेशन देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो टोलुइन का जब हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो देखिए ये है आपके पास टोलुइन, इस तरह से हमें टोलुइन देखने को मिलती है, CH3 ऊपर लगा हुआ है और इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं। तो यहां दो पॉसिबिलिटी है बेटा, ठीक है। यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसका क्लोरीनेशन कराते हैं, इसका भी क्लोरीनेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो मैं करा रहा हूं यहां पर डार्कनेस के अंदर और एक मैं करा रहा हूं लाइट में। तो पहले मैं डार्कनेस में ले रहा हूं, यहां पर डार्कनेस, डार्कनेस में, और साथ ही साथ आप यहां पर AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो है ये सनलाइट में करा रहे हैं आप, सनलाइट लिख दें, HNu लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में आप इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं। तो अब आपको ये चेक करना है कि किसमें क्लोरीनेशन जो है, मतलब किसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं इस पहले वाले की बात करता हूं डार्कनेस में, तो ध्यान रखना डार्कनेस में या AlCl3 की प्रेजेंस में, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्लोरीन जो होता है वो ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूट करता है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर के जुड़ता है, ठीक है। इस तरह से जैसे यहां पर टोलुइन में CH3 तो है ही है, CH3 यहां है आपके पास, यहां पर एक Cl जुड़ जाएगा और एक Cl आपके पास में कहां ऐड हो जाएगा, एक Cl आपके पास पैरा पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपके पास बन गया, फर्स्ट इज ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ठीक है, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन बन गया, और दूसरा आपके पास बन गया पैरा क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन बन गया, ठीक है। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन बन जाएगा, ये डार्कनेस के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज, यही रिएक्शन में लाइट में कराऊं, यही रिएक्शन अगर मैं लाइट में कराता हूं तो ध्यान रखें बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं अपन उसको, कि साइड चेन हेलोजिनेशन होगा, कि जो इसके ऊपर चेन जुड़ी हुई है उस चेन के ऊपर हेलोजन का एडिशन होगा, इस तरह से, इस तरह से CH2Cl बनेगा, ठीक है। और इसे आप बोलेंगे कि यहां पर दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन ये रिएक्शन यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये रिएक्शन अगर आप एक्सेस में कराते हो, ये रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के एक्सेस में कराते हो तो ये रिएक्शन फिर आगे बढ़ती है, और इस रिएक्शन में आपके पास, ठीक है, वापस से क्लोरीनेशन होता है HNu की प्रेजेंस में, और उस क्लोरीनेशन में आपके पास आगे क्या बनेगा, दैट इज इस तरह से CHCl2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बेंजीन रिंग में। तो यहां इसे आप बोलेंगे डाइक्लोरो, सॉरी अभी तो इसको बेंजल क्लोराइड बोला है, बेंजाइल क्लोराइड, और इसे बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। अब इस बेंजल क्लोराइड में भी अगर एक बार और क्लोरीनेशन करा दिया जाए लाइट की प्रेजेंस में, एक बार और क्लोरीनेशन करा दिया जाए लाइट की प्रेजेंस में, तो बचा हुआ जो हाइड्रोजन है इसका भी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है।
और आपके पास लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज CCl3, ठीक है। और यहां बन जाएगा आपके पास बेंजोक्लोराइड, इसे बेंजोक्लोराइड बोलते हैं, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड बेंजोक्लोराइड। लेकिन ये जो मैंने आपको नोमेनक्लेचर बताया है, ठीक है, ये सारे नोमेनक्लेचर कॉमन है, IUPAC नहीं है, ठीक है। हम इनका IUPAC नोमेनक्लेचर भी देख सकते हैं। तो एक बार अपन IUPAC और देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट, एक बार इंक फिल कर देता हूं इसमें थोड़ी सी, एक सेकेंड, ये तो खाली हो गया और ये भी आई थिंक खाली हो गया, कोई बात नहीं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब इनका IUPAC नेमिंग देख लेते हैं हम, देखते हैं। तो जैसे ये है आपके पास बेटा, अब इसको समझना इसका IUPAC, इसमें ना ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास जो बेंजीन रिंग है ये उस कार्बन से जुड़ी हुई है जिस पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम इसको फिर बेंजीन नहीं कहते। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप जो है हेलोजन, वो तो इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन मेन हाइड्रोकार्बन चेन है और इस हाइड्रोकार्बन चेन पर आपके पास बेंजीन जुड़ी है, तो अब इसे अपन बेंजीन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे फिनाइल, ठीक है। तो अब ये फिनाइल इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, अब इसका अगर मैं IUPAC नेम करता हूं तो मैं इसे बोलूंगा कि एक फर्स्ट कार्बन पर एक क्लोरो जुड़ा हुआ है और एक फिनाइल जुड़ा हुआ है, लेकिन C और P में C पहले आता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 क्लोरो, ठीक है, IUPAC में, और इस पर फिनाइल भी है, तो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, और फिर क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो मेथ प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, इसको ऐसे बोला जाएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन बोला जाएगा, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखो, इसको क्या बोलेंगे, इसमें भी वही है कि आपके पास इस कार्बन पर 2 क्लोरो और एक फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो आप लिखेंगे, और फर्स्ट पोजीशन पर है 1 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो फिनाइल, 1 फिनाइल, फिनाइल की पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी, 1 फिनाइल, 1 फिनाइल देन मीथेन, ठीक है, 1 फिनाइल मीथेन बोलेंगे इसे, ठीक है। और इसे देखें आप, यहां पर ये जो कंपाउंड है इसमें 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, एंड देन 1 फिनाइल, 1 फिनाइल मीथेन इसे कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये नाम भी ध्यान रखिए, ये IUPAC नेम है इनके, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, मैं एक बार इंक फिल कर लेता हूं। ठीक है, तो ये अपने पास में सनलाइट की प्रेजेंस में और सनलाइट की एब्सेंस में, ठीक है, डार्कनेस के अंदर रिएक्शन हो गई है। एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। ये मेथड जरूर ध्यान रखें, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन है ना, ये कन्वर्जन में काफी यूजफुल है। कन्वर्जन में कई बार हमें हेलोजन को ऐड करना होता है डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर, तो अपन इस मेथड से आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज, ये तो हो गया इसका क्लोरीनेशन, ठीक है, इसको क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन कह रहे हैं हम लोग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास में इसको बनाने का दैट इज बाय डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। देखिए डाई एजोटाइजेशन क्या होता है, डाई एजोटाइजेशन मेथड होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर पहले डाई एजोटाइजेशन करेंगे अपन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे, फिर उससे क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन बनाएंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास में ये है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये वाली रिएक्शन भी कन्वर्जन में बहुत यूजफुल है, काम में आती है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपके पास में दैट इज कॉल्ड एनिलीन, इसको एनिलीन कहते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर एक NH2 ग्रुप अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। अगर इस एनिलीन में
इस एनिलीन की रिएक्शन सॉरी अगर हम करा दें NaNO2 से और 2HN2HCl से, ठीक है, 2HCl से, और टेम्परेचर रखते हैं हम 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। कैसे बनता है देखिए कि यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है और 2 ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये तो वाटर की फॉर्म में रिलीज हो गए हैं, H2 की फॉर्म में रिलीज हो गए। अब बचा क्या आपके पास कि यहां पर एक Na और एक Cl है ना, ये NaCl की फॉर्म में रिलीज हो गए हैं। और अब क्या बचता है आपके पास, 2 नाइट्रोजन बच रहे हैं, एक यहां पर एक यहां पर, 2 नाइट्रोजन बच रहे हैं आपके पास, एक Cl बच रहा है, ठीक है। इसको यहां अटैच कर रहा हूं मैं, तो ये जो आपके पास कंपाउंड बचा है वो ये बनेगा, देखो N2Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज बेंजीन। ये तो बन गया बेंजीन, ये 2 नाइट्रोजन है, डाइएजोनियम देन क्लोराइड, तो इसे आप बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का बनना ही क्या कहलाता है, डाइएजोटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। अब ये ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो बना हुआ प्रोडक्ट है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इससे आप सब तरह के हैलाइड बना सकते हो। आप इससे क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन बना सकते हो, साइनोबेंजीन बना सकते हो। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं इसको यहां बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास ये बना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, ठीक है, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब अगर मान लीजिए आप इसकी रिएक्शन कराते हो, ठीक है, किससे, HCl और CuCl से, ठीक है, और टेम्परेचर लेकिन वही मेंटेन करना पड़ेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा यहां पर, हाँ बेटा एक ही चीज है, तो आप Cu2Cl2 लिखो या CuCl लिखो, क्योंकि Cu2Cl2 जो है वो भी क्यूप्रस क्लोराइड है, क्योंकि वहां कॉपर की वैलेंसी +1 है, ठीक है, यहां भी +1 है। तो कुछ बुक्स में Cu2Cl2 लिखा रहता है, कुछ में CuCl लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो सेम है, प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट तो वही है बेटा, ये इसको Cu2Cl2 भी कह देते हैं और CuCl भी कह देते हैं, ठीक है, एक ही चीज है। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अगर अपन इसको रखते हैं और फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो आप देखो जो एक H एक Cl के साथ वापस HCl रिलीज कर रहा है, तो एक तो बन गया यहां पर आपके पास HCl, ठीक है, और क्योंकि ये H और ये Cl मैंने रिलीज कर दिए HCl की फॉर्म में, और N2 भी रिलीज हो जाता है इस रिएक्शन में, ठीक है। और फिर क्या बचता है आपके पास, ये Cl जो बचता है ये नाइट्रोजन की जगह कंबाइन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा। अब इस रिएक्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि HCl यहां पर भी है और प्रोडक्ट में भी बन रहा है, तो अपन चाहे तो इसको ना HCl को हटा सकते हैं, आप इसको यू भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन में, इसको HCl को यहां से हटा दो, क्योंकि HCl यहां काम भी आ रहा है, वहां प्रोडक्ट में बन भी रहा है, तो इसलिए कुछ बुक्स में आपको दिखाई देगा कि यहां पर केवल CuCl लिखा हुआ है और प्रोडक्ट बना दिया है। तो ये Cl जो है एक्चुअली वो HCl से आता है। तो इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नेम भी है बेटा, इस रिएक्शन को कहा जाता है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं इसको, इसका नाम जरूर ध्यान रखें, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अब एक ये तो हो गई सैंडमेयर रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन आप ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। अगर आप ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन के लिए आप जैसे इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CuBr से करा रहे हैं, वही 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, यहां पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा Br, ठीक है। तो यहां पर लेकिन रिएक्शन आपको HBr से करानी पड़ेगी, तो HBr से कराओगे तो एक HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है, HCl रिलीज हो जाएगा और एक Br यहां जुड़ जाएगा, N2 निकल जाएगा, और ये HCl यहां लिख देता हूं मैं, HCl रिलीज हो गया इसमें। तो यहां पर ये रिएक्शन का नाम भी वही सैंडमेयर है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसे सैंडमेयर रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप इस तरह से करा रहे हैं कि यहां पर कॉपर पाउडर काम में ले रहे हैं, Cu पाउडर, HCl के साथ रिएक्शन करा दें लेकिन Cu पाउडर काम में ले लो, Cu पाउडर, तो भी आपके पास में क्लोरोबेंजीन बनेगा, तो भी आपके पास क्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 बनेगा, लेकिन रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, रिएक्शन को बोलेंगे गैटरमैन रिएक्शन,
गेटरमैन रिएक्शन, इसको गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, इसे गेटरमैन रिएक्शन कहा जाता है। ये भी अपन ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाया है। अब अगर इसकी रिएक्शन मैं मान लो KI से कराता हूं, KI पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ हल्का हीट करना पड़ता है इसे, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराने पर आपके पास आयोडीन अटैच हो जाता है यहां पर, ठीक है, और KCl रिलीज हो जाएगा और N2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन का कोई नेम नहीं है, अलग से बुक्स में कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। फिर अगर मान लो मैं साइनोबेंजीन बनाना चाहूं तो मैं इसकी रिएक्शन KCN से करा सकता हूं। तो अगर KCN से रिएक्शन करा रहा हूं तो साइनाइड जुड़ जाएगा ऊपर, ठीक है, CN ऊपर जुड़ जाएगा और आपके पास में साइनोबेंजीन बन गया, और K और Cl KCl की फॉर्म में रिलीज हो गया और N2 रिलीज हो गया, ठीक है ना। इसका भी कोई स्पेशल नेम नहीं है, जिसका नाम है वो बताता जा रहा हूं, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन हो रहा है जिसका नाम है और इंपोर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज आप फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं उससे। आप इसकी रिएक्शन कराओ HbF4 से, ठीक है, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। तो जब आप इसकी रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड से कराते हो तो आप देखो यहां पर जो बेंजीन है इसके ऊपर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, एक तो HCl रिलीज हो जाएगा इसमें, ठीक है, HCl रिलीज हो जाएगा। HCl रिलीज होने के बाद ये जो आपके पास BF4 है ये यहां पर अटैच हो गया है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, ये इसके ऊपर अटैच हो गया BF4, ठीक है, क्योंकि H और Cl की फॉर्म में HCl रिलीज हो गया है। और इसके बाद इसको हीट करते हैं, हाँ बिल्कुल नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन भी रिलीज हो जाएगा, N2 भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर इसको हीट करोगे बेटा आप, और जब हीट करोगे तो ये स्टेबल नहीं होता है और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होकर के आपके पास फ्लोरोबेंजीन बनाएगा। तो यहां पर इसके ऊपर फ्लोरीन जुड़ेगा और प्लस BF3 रिलीज हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसका रिएक्शन का अलग से नाम है, इसे कहा जाता है बल्ज स्कीमैन रिएक्शन, बल्ज स्कीमैन रिएक्शन, ठीक है, बल्ज शीमान कह देते हैं, बल्ज स्कीमैन कह देते हैं, बल्ज स्कीमैन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये भी अच्छी रिएक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था आपके पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन बनाया, फ्लोरोबेंजीन बनाया। तो कहने का मतलब है इससे सब तरह के हेलोबेंजीन बनाए जा सकते हैं, सब तरह के हेलोबेंजीन अपन इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी? पहले तो डाइएजोटाइजेशन कराओ जिससे आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाए, फिर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से किसी भी तरह का हेलोबेंजीन हम बना सकते हैं, ठीक है। ये कहां काम आती है? जब आपको एनिलीन से और हेलोबेंजीन चाहिए होता है। अगर आपको कहा जाए ना, जैसे कन्वर्जन के अंदर आपको दे दिया कि हाउ कैन यू चेंज एनिलीन, ठीक है, एनिलीन को कैसे चेंज करोगे, किसमें? क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में, ठीक है, या आइडोबेंजीन में, आइडोबेंजीन में, या फ्लोरोबेंजीन में, फ्लोरोबेंजीन में। तो देखो आपके पास रास्ता है, आपको पता है कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है, कि पहले एनिलीन से डाइएजोनियम क्लोराइड बनाओ और फिर उसके बाद आप देखो उस डाइएजोनियम क्लोराइड से चाहे फ्लोरोबेंजीन बना लो, चाहे आयोडोबेंजीन बना लो, कुछ भी बना लो, आप आराम से सारी चीज बन जाएंगी, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसको रफ कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये हो गया अपने पास डाइएजोटाइजेशन से अपन किस तरह से डिफरेंट हेलोबेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक दो मेथड और हैं जिनसे हम हेलोबेंजीन बना सकते हैं, जिसमें से एक मेथड है हमारे पास में, दैट इज बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। हमने पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, बोरोडीन हुंसडीकर, बोरोडीन हुंसडीकर, हुंसडीकर रिएक्शन। तो आपने दो बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन पढ़ चुके हो आप। एक तो आपने देखा था कि अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो आपके पास में ब्रोमोबेंजीन बनता है, सॉरी ब्रोमो एल्केन बनता है।
ऐसे ही अगर एक अपन ने देखा था डाई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ना, एजी का, उसमें अपन ने अल्फा ओमेगा डाई ब्रोमाइड बनाया था। और एक ये थर्ड टाइप है बोरोडिन हुस्डीकर रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेंगे। ये देखो, इसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजीन प्लस ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब अगर मैं यहां एजी लगा देता हूं तो मैं इसको बोलूंगा सिल्वर बेंजोइट, सिल्वर बेंजोइट कह लो, या सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कह लो, बात एक ही है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कह लो, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 के साथ, लेकिन Br2 को हम किस में डिसॉल्व करके रखते हैं, CCl4 में, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक सॉल्वेंट है, उसमें डिसॉल्व करके ये रिएक्शन कराते हैं। तो आपको ध्यान होगा अपन ने जैसे पहले भी रिएक्शन कराई थी, तो वहां हमने कहा था कि ये एक Br एक Ag के साथ AgBr बना लेगा, AgBr रिलीज हो गया, ठीक है। दूसरा ये CO2 रिलीज हो जाता है, दिस CO2, ये CO2 रिलीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और अब आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा, ठीक है, क्या, ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि यहां से जो CO2 हटेगा तो एक Br इसके साथ कंबाइन होगा, ठीक है। तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ना, ये ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए ही काम में आती है, बाकी हेलोबेंजीन के लिए इस मेथड को काम में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। बोरोडिन हुस्डीकर रिएक्शन यूज्ड ओनली फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोमिथिल एल्केन बनाने के लिए काम में आती है, ठीक है। एक ये रिएक्शन हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक रिएक्शन और है अपने पास में, दैट इज रशिक प्रोसेस। एक रशिक प्रोसेस से भी अपन बना सकते हैं, तो लेट्स सी, रशिक, RASCHING, आई थिंक RASCHING, रशिक प्रोसेस। रशिक प्रोसेस से भी आप हेलोबेंजीन बना सकते हैं। ये प्रोसेस क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, और एक तो हाफ O2 लेते हैं आप, और एक HCl लेते हैं। एक HCl ले रहा हूं, एक हाफ O2 ले रहा हूं, ठीक है। और इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे, और कैटलिस्ट CuCl2 काम में ले रहे हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। अब जरा समझना, देखो यहां पर एक्चुअली यहां पर मेरे पास CH है, ठीक है, हर जगह CH है, मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है, तो एक H2O रिलीज कर देंगे सब मिलकर के, एक H2O रिलीज कर देंगे, तो बचेगा क्या, एक Cl ही बचेगा, और वो Cl इस वैलेंसी पर आकर के जुड़ जाएगा आपके पास। तो यहां आपके पास क्या बन रहा है, दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो गई है। तो क्लोरोबेंजीन जो है इस प्रोसेस से बना सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, रशिक प्रोसेस, ठीक है। रशिक प्रोसेस इज आल्सो मेथड टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं मैं, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन केमिकल। हाँ बोलिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो अब देखो हम बात कर रहे थे इसमें ये जो रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस में हमने प्रिपरेशन मेथड देख लिया हेलोबेंजीन बनाने का। अब हेलोबेंजीन की प्रिपरेशन के बाद इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की एक बार बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो हेलोबेंजीन होता है ये वाटर में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे एक तो मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं,
ठीक है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मेरा मतलब है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल गया, बेंजीन में घुल गया, यूं लिखो, बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगा, C2H5OH में डिसॉल्व हो जाएगा, डाइइथाइल ईथर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इनमें तो डिसॉल्व हो जाता है बट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्लोरोबेंजीन में इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जैसे एक तो है आपके पास डाइक्लोरोबेंजीन में पैरा वाला, ठीक है, और एक है आपके पास मेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो ध्यान रखें कि ये जो आपके पास में पैरा वाला है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ठीक है। अगर इसके एमपी को कंपेयर किया जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन ये माना जाता है कि ये जो है ये मोर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, और ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से, ठीक है, वेल पैक्ड इन लैटिस, अपने लैटिस में ज्यादा अच्छी तरह से पैक्ड होता है। और जो अच्छी तरह से पैक होता है उसको सेपरेट करने के लिए दूसरे एटम से आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर टू सेपरेट या टू चेंज इनटू लिक्विड। तो लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक ये है, देखो, Cl और Cl, और एक ये है आपके पास मेटा, Cl और एक Cl, और आपको कहा जाए कि इसका बीपी, ठीक है, बीपी को कंपेयर किया जाए कि आपके पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का जो बीपी है वो मेटा के कंपैरिजन के अंदर ज्यादा होता है। तो इसका हम लोग क्या रीजन दे सकते हैं? तो इसका रीजन क्या होता है, यहां पर पोलैरिटी के बेस पर दिया जाता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, आप इसको देखो तो इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्योंकि डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ये तो ऐड हो जाएगा, जबकि यहां देखो इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये तो क्या है, मोर पोलर, ये इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो है दिस इज मोर पोलर, ये ज्यादा पोलर है, ठीक है। और ये जो है दिस इज लेस पोलर, ये लेस पोलर है। अब डेफिनेटली बेटा जो ज्यादा पोलर होता है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें ग्रेटर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली इनका जो एमपी होगा, सॉरी बीपी जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, वो कंपैरेटिवली ग्रेटर मिलेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ज्यादा जहां तक हो सके उसको उसके सिमेट्रिकल अरेंजमेंट और उसके वेल पैक्ड स्ट्रक्चर से अपन एक्सप्लेन करें। और अगर अपन उसके बॉइलिंग पॉइंट से बता रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब ज्यादा पोलर होने की वजह से डेफिनेटली उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इसका रीजन क्या है। ओके, चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है थोड़ी बहुत इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए अब बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आज अपन इसकी एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये ज्यादा देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम देता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ध्यान रखें कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्लोरोबेंजीन पर और हैलोजन को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये है क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन में अगर मैं NaOH का अटैक कराता हूं, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होगी। हम इसका रीजन पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होगा अपन ने इसका रीजन पढ़ा था कि 4 रीजन होते हैं इसके लेस रिएक्टिव होने के, कि जब इसमें रेजोनेंस होता है, ओके लेट्स सी। तो हम बात कर रहे थे बेटा इसकी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम है। ठीक है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो रिएक्टिविटी है वो काफी कम है। तो क्या मैंने रीजन बता दिया था बेटा इसकी लेस रिएक्टिविटी का, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कम रिएक्टिव क्यों होता है? 4 रीजन होते हैं इसके, नहीं बताया था अभी? हाँ चलो ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सिंपल से रीजन है, देखो इसकी लेस रिएक्टिविटी क्यों है। अगर ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि रीजंस ऑफ लेस रिएक्टिविटी ऑफ हेलोबेंजीन की लेस रिएक्टिविटी का रीजन देख रहे हैं अपन टुवर्ड्स SN रिएक्शन। ठीक है, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लेस रिएक्टिविटी का पहला रीजन समझना आप। पहला रीजन है कि ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, CCl बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे ये आपके पास हेलोबेंजीन है, इस हेलोबेंजीन में अगर यहां हेलोजन जुड़ा हुआ है तो जब इसमें रेजोनेंस होता है, आपने पढ़ा होगा कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन में डीलोकलाइजेशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से और क्या होगा? ड्यू टू रेजोनेंस यहां पर बेंजीन जो है एक्वायर नेगेटिव चार्ज। और कहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल होता है फील्स रिपल्शन, तो वो रिपल्शन फील करेगा। और रिपल्शन होगा तो अटैक कैसे होगा? आप देखो, जैसे ये आपके पास में हेलोबेंजीन है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सपोज NU न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो जब ये अटैक करेगा तो डेफिनेटली यहां पर न्यूक्लियोफाइल खुद भी नेगेटिव है, तो यहां पर इसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन की वजह से अटैक होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई, रिएक्शन कम हो गई। तो ये दूसरा रीजन है कि ये कम रिएक्शन देता है। ठीक है, तीसरा रीजन क्या होता है, मैं यही बता देता हूं। थर्ड रीजन देखिए, थर्ड रीजन क्या है? सिंपल सा है कि थर्ड रीजन ये है कि जब इसका डिसोसिएशन होता है बेंजीन का,
ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन का डिसोसिएशन होता है तो ये इस तरह से फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाता है। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं उसमें, ठीक है, ये फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाता है। तो ये जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है, फिनाइल कार्बोकेटाइन, ये फिनाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, और लेस स्टेबल होने की वजह से ये हैलोजन वापस इस पर जुड़ जाता है और क्लोरोबेंजीन बना देता है। तो मतलब फिर न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ पाएगा ना, हैलोजन वापस जुड़ गया तो, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी का मैं रेजोनेंस नहीं करता। भाई लेस स्टेबल क्यों है, ये चीज अपन ने पढ़ी थी, क्योंकि नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है, जिसमें रेजोनेंस नहीं होता वो स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा। जब स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा तो यानी वापस हैलोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा है। ठीक है, एक लास्ट और इसका फैक्टर आता है, वो फैक्टर क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूं कि कम रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, और लास्ट फैक्टर है कि आपके पास जो हेलोबेंजीन है, इस हेलोबेंजीन में आपके पास जो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखते हैं हमें, तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हाइब्रिडाइज्ड। और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस कार्बन में परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर जो है वो कितने होते हैं, 33.33%, जो काफी ज्यादा है। परसेंट एस कैरेक्टर से मेरा मतलब है कि आप देखो 3 में से एक एस है, भाई एक एस 2 पी, 3 और इसमें ऑर्बिटल है, 3 में से एक एस है, यानी 33.33% है। तो ये ज्यादा, इसमें एक चीज होती है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, नेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये डिपेंड करती है किस पर, परसेंट एस कैरेक्टर पर। ठीक है, परसेंट एस कैरेक्टर पर। तो क्योंकि जितने ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, sp3 वाले कार्बन के कंपैरिजन में। तो इसलिए ये क्या करता है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्लोरीन को अपनी तरफ खींचता है, यूं मान के चलो, तो क्लोरीन को रिलीज नहीं होने देता, Cl को रिलीज नहीं होने देता, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब Cl हटेगा ही नहीं, जब Cl वहां से हटेगा ही नहीं, तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा। तो ये 4 कंडीशन ऐसी हैं जो इसको अटैक करने के लिए, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए काफी कम होती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में तो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर रिएक्शन कब कैसे करेगा, तो इसके लिए हमें कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस। ठीक है, इसकी जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देनी है इसकी, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो क्लोरोबेंजीन है उसकी NaOH से रिएक्शन कराऊंगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, 623 केल्विन टेम्परेचर रखना पड़ेगा, साथ ही साथ मुझे 300 ATM प्रेशर रखना पड़ेगा। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर मैं रिएक्शन को कराऊंगा तो ये OH नेगेटिव जो है ये अटैक करेगा हेलोजन पर और हेलोजन को हटा देगा। इस तरह से हेलोजन को हटा देगा और यहां पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, फिनॉल बना देगा। तो ये रिएक्शन हो गई है, बट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हुई है, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पर नहीं हुई है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए। तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर कोई ऐसा कंपाउंड जोड़ दें जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचता हो। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, उसी की वजह से तो रिपल्शन हो रहा है, रिएक्शन कम हो रही है। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर ये जो क्लोरोबेंजीन है इस पर अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दूं, जैसे मैंने नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये वाला ग्रुप जो है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका मतलब ये क्या करेगा कि इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा।
मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ये क्या करेगा, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन टूवर्ड्स SN रिएक्शन। ठीक है, SN रिएक्शन के लिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, और ये जितने ज्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो मुझे रिएक्टिविटी बढ़ानी है ना, जैसे मुझे SN1 के लिए इनकी रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो मैं देख सकता हूं कि एक NO2 जुड़ा हुआ है, सॉरी पहले 3 जोड़ देते हैं, 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसमें। एक इसको देखो, यहां पर आपके पास 2 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक इसे देखो, यहां पर आपके पास में एक ही नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां पर एक भी नाइट्रो ग्रुप नहीं है। अब अगर आपको कहा जाए कि इसको अरेंज करो किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्शन, तो हम कहेंगे ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप जुड़ेंगे वो क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे SN रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर कौन सा है, ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्शन के प्रति इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, क्यों? तो अपन बता सकते हैं कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता हो तो वो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, और इसका अपोजिट अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन को देता हो, जैसे CH3 OCH3, तो वो रिएक्टिविटी को कम कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप रिएक्टिविटी कम कर देगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। फिर